और मिस्टर नितिन अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद है, साथ साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी भी मौजूद हैं। सर, आप राजनीतिज्ञ हैं और साथ साथ में राजनीति से काफी लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा है, ना केवल आपका बल्कि आपके परिवार का भी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, अगर हरदोई की बात करते हैं तो वहां के डेवलपमेंट में आपका और आपके परिवार का एक खासा इन्वॉल्वमेंट रहा है। इस बीच क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा, कहां से शुरुआत होती है? सबसे पहले तो इससे ही शुरू करूं। देखिए, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं हरदोई की जनता का, क्योंकि आपने हरदोई के इसमें मुझे प्रश्न किया है, हरदोई की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने लंबे समय तक, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पिता का और खास मेरे दादा और मेरी परदादा का भी, कि इतने लंबे समय तक हमें जन सेवा करने का मौका दिया है। और जो विश्वास हरदोई के जनमानस ने हमारे ऊपर बनाए, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करी आपने, मुझे खुशी है कि आज हरदोई उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही उभरते हुए जनपदों में से गिना जाता है। चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ, पावर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, इन सभी अगर पैरामीटर्स पे अगर आप उसको देखेंगे तो हरदोई जनपद में पिछले 25 से 30 वर्षों में के कार्यकाल में, 40 वर्षों के कार्यकाल में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। आज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हरदोई में आज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है संडीला, जो क्षेत्र का कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में ही है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। जीडीपी के अगर हम बात करें तो आज हरदोई की जीडीपी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो हम लोगों ने अपनी कोशिश करी है कि हम अपने जनपद में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को अच्छा करें, बेहतर करें, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो कोशिश होती है उसको हम लोग लगातार करते रहते हैं, जिससे आज हमारा जनपद बहुत ही अच्छी और एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट के रूप में आज गिना जाता है, देखा जाता है। साक्षी, जैसे आपने शुरुआत की कि हरदोई से शुरुआत की, नितिन जी हमारे पड़ोसी भी हैं, क्योंकि मैं शाहजहांपुर से आते हैं, आप हरदोई से आते हैं। आपके विषय में पहले भी सुनता रहा हूं लगातार, आज मंच के माध्यम से अपने मन के सवाल भी करूंगा। आपने हरदोई की बात करी, ये वो परिवार है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो परिवार है जिसका प्रभुत्व करीब 10 से 12 जिलों पर होता है, जिनका प्रभाव 12 से अधिक जिलों पर पड़ता है। वहां की राजनीति का प्रभाव, आपकी राजनीति का प्रभाव 10 से 12 जिलों में रहता है। तो मेरा सवाल आपसे बहुत अहम हो जाता है कि आपने हरदोई डेवलपमेंट की बात करी, कुछ कहानियां भी मैं पुरानी का जिक्र करूंगा, उसके बाद आपसे जवाब भी चाहूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैठे हुए, आपका कमेंट बहुत अहम हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कितनी सीटें लाने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये लोकसभा चुनाव पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, मोदी जी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतना पॉपुलर चेहरा हमारे साथ बीच में जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं हरदोई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ कि आज चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। 2-3 दिन में मुझे लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, डेट्स आ जाएंगी इलेक्शन की। ये स्पष्ट है, हम लोग क्योंकि फील्ड में रहते हैं, कई जनपदों में हम जाते हैं, लोगों से मिलना होता है, लोगों का फीडबैक हम लोग को मिलता रहता है। मैं ये स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मोदी जी की नेतृत्व में चुनाव में उनका पॉपुलर चेहरा है, उनकी गारंटी है, उनका विश्वास है जो लोगों के प्रति है, लोगों के मन में है। एक विश्वास है कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कोई वादा किया है, चाहे देश की जनता के साथ, उस वादे को पूरा किया है। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन वादों को 100% पूरा करके पिछले 5 वर्षों में उन्होंने करके दिखाया है। हम सभी सीटें जीत रहे हैं और देश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है। क्या बात है, क्योंकि सवाल वहीं से निकलेगा, क्योंकि आपकी पूर्वजों की लेगेसी को आप लगातार आगे लेकर आ रहे हैं, आपके दादा, परदादा, फादर और अब आप।
क्योंकि जब लेगेसी चलती है तो वहां निर्धारण होता है नियमों का। एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उनके पग चिन्हों पर चलें जो आपके पूर्वज चलते आए हैं। तो वो क्या अहम जिम्मेदारियां और कहां तक मानते हैं अपने आप को? नितिन अग्रवाल अपने आप को कहां मानते हैं कि कहां तक पहुंच पाए हैं उन पग चिन्हों को फॉलो करते हुए? वो नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि निश्चित तौर पे मैं हरदोई की जनता का ऋणी हूँ, और मेरा सौभाग्य भी है कि इतने लंबे समय तक हमें हरदोई के लोगों ने जनसेवा करने का मौका दिया है। और जहाँ तक कि लेगेसी की बात है, ये निश्चित तौर पे जब मैं आया था राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने जब अपनी 2004 में पहली बार, तो एक मुश्किल हमें समय मेरे लिए ये भी था, क्योंकि देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आपके पिता ने इतने लंबे समय तक काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने जैसा किया है, लोग आपको उनकी नज़रों से ही देखते हैं, उनके वही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही आप भी करें। तो एक बड़ा प्रेशर रहता है हमेशा। लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे मुझे लोगों ने सिखाया है, जनता ने सिखाया है। मुझे सरकार में काम करने का जब मौका मिला तो एक उसका अनुभव भी मिला है। और मैं समझता हूँ कि आज मैं भी चौथी बार का विधायक हूँ उत्तर प्रदेश में, मेरा चौथा टर्म चल रहा है। निश्चित तौर पे अगर मुझे चौथा टर्म मिला है तो जनता ने मुझ पे विश्वास किया है, इसलिए मैं आज चौथी बार उत्तर प्रदेश की असेंबली में बैठा हुआ हूँ। तो ये जो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे लोकतंत्र में जिन्होंने मुझे इस पद पे बिठाया है, मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं, और जो एक्सपेक्टेशन उनको है मुझसे, उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करूं। बात हरदोई की हो रही है। हरदोई का जब भी जिक्र होता है ना, तो अग्रवाल फैमिली सबसे आगे दिखाई देती है। बड़ी कहानियां, लोक कृतियां फेमस हैं। उसी में से एक मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं शाहजहांपुर से आता हूं, वहां तक पहुंचती हैं बातें सारी। ये कहा जाता था कि चाहे सरकार समाजवादी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, हरदोई के अंदर पूरा प्रदेश अगर अंधेरे में होगा, हरदोई के अंदर लाइट 100% आएगी, 24 घंटे आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हरदोई के लिए और कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाने और बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं आप? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 7 वर्ष के हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में, और 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बहुत बदलाव आया है हरदोई में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर क्षेत्र की मैं बात करूं, आज इंडस्ट्रीज में हरदोई एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हरदोई में आई हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं। एक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। दूसरा, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आप देखें अगर आके, तो आज चाहे बाईपास का निर्माण हो रहा हो, आज हरदोई 4 लेन सड़क से जुड़ा हुआ है। सभी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देखें तो आज हरदोई का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन, हर तरफ से 4 लेन से जुड़ गया है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, जहाँ शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अगर आप पावर की बात करें, बिजली की बात करें, तो आज केवल हरदोई में ही नहीं बल्कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो हर चीज़ में मैं अगर देखूं, और ये सब इसलिए हुआ है, देखिए इसका मुख्य कारण है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। आज लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, जीडीपी बढ़ती है और लोग संपन्न होते हैं। तो आज अगर मैं हरदोई की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम जो पहले 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले जो हुआ करती थी, आज 15 से 20 टाइम्स की ज़्यादा, मतलब उसके गुणा बड़ी है पर कैपिटा इनकम हरदोई के लोगों की। तो ये सब बदलाव इतने लंबे समय में आज हमारे जनपद में आया है। क्या बात है, क्योंकि आपका विभाग आबकारी है। मैं पहले भी बात कर रहा था, अब उस विषय में बात करूंगा कि अगर किसी प्रदेश के विभागों की बात की जाए तो मुख्य विभाग कौन होते हैं, तो उन 5 विभागों में आबकारी विभाग भी सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इस पर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक सामाजिक जिम्मेदारी, दूसरी रेवेन्यू की जिम्मेदारी। क्योंकि एक प्रदेश को चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, जो सड़कों और उनके निर्माण कार्यों में जरूरत होता है। तो आबकारी विभाग तब के और नितिन अग्रवाल के आने के बाद क्या बदला, कहां पहुंचा? बहुत चेंजेस आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी वजह से आए हैं।
अगर मैं 2017 से अगर मैं उसको लूँ, एक क्योंकि हमें बेंचमार्क लेना पड़ेगा। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी प्रदेश में, तब आबकारी विभाग का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में करीब 14,000 करोड़ के आसपास था। बहुत लीकेजेस थी। यहाँ पे जो पॉलिसी बनती थी आबकारी की, एक्साइज की, वो कुछ लोग बैठ के बनाते थे सरकार के साथ, और क्योंकि उनके बिजनेसेस को फ़ायदा हो, उनको प्रायोरिटी मिले, उस हिसाब से प्रदेश की पॉलिसी बनती थी। आज 17 से आज हो गए हम 24 पे आ गए हैं। 7 साल में हमारा 14,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर हम लोग करीब 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो करीब 3-3.5 गुना से की बढ़ोतरी जो आज प्रदेश के रेवेन्यू में हुई है, वो इसलिए हुई है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। पॉलिसी में भी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं, वर्किंग में भी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। हमने पूरी तरीके से डिजिटाइज किया है अपनी वर्किंग को, विभाग की वर्किंग को। जो गैप्स थे उन गैप्स को बंद किया है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी हुआ है कि विभाग में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आई हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है। आज हम 100 डिस्टिलरीज के करीब की संख्या पहुंच रही है प्रदेश में। हमारा प्रदेश जो पिछली सरकारों में कंजम्पशन स्टेट कहा जाता था कि हम कंजम्पशन, हमारे यहाँ की वजह से हमें रेवेन्यू आ रहा है, कंजम्पशन से तो आ ही रहा है रेवेन्यू, लेकिन अब हमने उसमें बदलाव करके हमने कहा कि अब हम प्रोडक्शन स्टेट भी बन गए हैं, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा एथेनॉल अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज देश में सबसे ज़्यादा मोलासिस अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो यूपी में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी अगर कहीं पे हमारे विभाग में अगर आई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में आकर आई हैं। तो ये बहुत सारा बदलाव हुआ है, और हम लगातार 14 से 15% की ग्रोथ को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हुई रेवेन्यू की बात। दूसरी बात हुई कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पहले उत्तर प्रदेश में आप सुना करते थे कि कच्ची शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, मदिरा पीने से इतने लोगों की मौत हो गई है। हमने उस पर कंट्रोल किया, आके सख्ती आग नीचे बढ़ती, लोग अधिकारियों को बताया कि चेताया कि आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी है कि 2022 में जब हमारी दूसरा कार्यकाल हमारी सरकार का शुरू हुआ, 2 साल हो गए हैं, आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में एक भी घटना मौत की नकली शराब पीने से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। मैं इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम लोग को लगातार मिलता रहता है, उसकी वजह भी कहूँगा। विभाग विजिलेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और हम, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, एक वो भी तीसरी भी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि हम इंडिया, अभी चुनाव है, चुनाव के सवाल आप पर आएंगे, बीच बीच में आपके विभाग से संबंधित भी सवाल आएंगे। अभी इंडिया गठबंधन हुआ, समाजवादी उस गठबंधन के तहत अपने प्रत्याशी उतार रही है। क्या मानते हैं कितना सक्सेसफुल रहेगा ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने देखा होगा गठबंधन के बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, विपक्ष ने किए, और समाजवादी पार्टी ने खास तौर से। मुझे याद है 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। क्या स्थिति बनी थी आपने खुद देखा था। समाजवादी पार्टी 47 विधायक लेकर पहुंची थी और कांग्रेस के करीब 2 विधायक जीते थे। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया प्रदेश में। उस वक्त ये कहने लगे लोग कि ये इतना लीथल गठबंधन है कि इसमें बहुत बड़ी जीत होगी इस गठबंधन की। लेकिन हम 67 सीटें, 67 सीट्स जीत के, 80 में से 67 सीट्स हम उत्तर प्रदेश में जीते। 2022 के चुनाव में आपने देखा, 22 में भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, छोटे दलों से गठबंधन किया, हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आए। अब 24 के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन में आई है, इलेक्शन लड़ रही है, और नेशनल लेवल पे जो इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस जिसे हम लोग कहते हैं, उस अलायंस के वो एक वन ऑफ द मैं कहूँगा मेंबर हैं। देखिए, मैं मानता हूँ राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव वही जीतता है जिस पे जनता का विश्वास होता है।
जिस पे पब्लिक विश्वास करती है, चुनाव में जीत उसी की होती है। ये चाहे कितने भी गठबंधन बना लें, प्रदेश स्तर पे बना लें, नेशनल स्तर पे बना लें, लेकिन अब इनकी क्रेडिबिलिटी यूपी पॉलिटिक्स में अब करीब करीब जीरो पे पहुंच गए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जब सरकारें प्रदेश में थी, उस सरकार उस समय जो गुंडा राज प्रदेश में था, अराजकता का जो माहौल था, वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो एक पूरी तरीके से जो विश्वास जो ये खो चुके हैं प्रदेश की जनता का, ये किसी के साथ भी गठबंधन की राजनीति कर लें या आ जाए चुनाव लड़ लें, कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने जा रहा है। कि और गठबंधन कर लें और लोगों को भी जोड़ लें, इसमें हम विश्वास की राजनीति करते हैं, भरोसे की राजनीति करते हैं, मोदी की गारंटी पर राजनीति करते हैं, और हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने सपा की बात करी और चुनावी सीजन चल रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के साथ में आप कभी ट्वीट करते हैं, वो वायरल हो जाता है, कभी आपके कुछ बयान वायरल हो जाते हैं, जिसमें से एक वायरल बयान आपके द्वारा दिया गया था जिसमें आपने कहा था अखिलेश यादव को इमेच्योर है। उसके पीछे क्या कुछ कारण, और इमेच्योर क्यों? देखिए, ये व्यक्तिगत थोड़ा सा प्रश्न हो गया है। मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करता हूँ। हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं, पॉलिसीज पे बात करते हैं, और मैं किसी भी नेता पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे अखिलेश जी वो उनकी अपनी एक तरीका है काम करने का, वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से, मेरा एक अपना तरीका है काम करने का, मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे अगर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी हार का और उनकी ये एक मुख्य कारण यही होगा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। आप खुद सपा में थे, ऐसे में पहले कहा जाता था कि पहले पुलिस डरती थी और अब जो है अपराधी डरते हैं, क्या ये सच है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उनके पुलिस डरती थी उनके कार्यकर्ताओं से, माफियाओं से, अपराधियों से। यहाँ पे उनको डर लगता था, पुलिस को काम करने में दबाव रहता था उनको सरकार का कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है। आप देखिए, जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश में कितने दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का तो बहुत बड़ा एक दंगा हुआ था जो पूरे प्रदेश में जिसकी आग पहुंची थी। और आज अगर हमारी आप सरकार की बात करेंगे तो आज योगी जी लॉ एंड ऑर्डर पे, जीरो टॉलरेंस की नीति पे जो काम कर रहे हैं, आज पुलिस का मनोबल बढ़ा है। और मैं ये मानता हूं कि पुलिस का डर, इकबाल कभी कम नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म होता है, कमजोर होता है, उस प्रदेश में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि आज हम लोग के योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश जो पिछली सरकार, पहले के समय में देश का क्राइम कैपिटल कहा जाता था कि अगर गुंडागर्दी होती है तो आप जाइए उत्तर प्रदेश में, जाइए देखिए, बिहार में जाइए देखिए कैसी अराजकता होती है। आज हम लोग को खुशी होती है कि आज देश में कहा जाता है कि अगर देश की ग्रोथ अगर कहीं अगर हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का भी है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साक्षी, आपने जो सवाल पूछा उसका मॉडिफिकेशन मैं थोड़ा सा करता हूं। समाजवादी, बसपा और सभी में लगभग आप रहे, भाजपा को कैसा रेट करते हैं? क्या वहां था अच्छा और क्या यहां अच्छा नहीं है या अच्छा है? रेट मैं केवल एक इसमें ये कह सकता हूं, आपने पिछली दो जो पार्टियों की बात करी, वो केवल परिवार चलाता था पार्टी, तो उसमें जो भी डिसीजंस होते थे वो एक परिवार लेता था। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक नेतृत्व है जो सबकी राय से और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो परफॉर्म करता है उसको डेफिनेटली उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। एक सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ पे बड़े पदों पे पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में होता है। एक सामान्य सा बूथ का कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि मैं आगे जाके उच्च पदों पे बैठूंगा अगर मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी का काम करूंगा। नितिन अग्रवाल जी, चुनाव सामने है, 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी या जो भी 5-7 दिन में लगनी है।
5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपने वोटर्स को कहकर आप कहेंगे, बताएंगे, योजनाएं, जो भी 5 ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपको वोट जनता करे? देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी हैं और 5 की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। पर सबसे पहले तो अगर मैं सबसे मुख्य कोई चीज़ बात करना चाहूँगा और सभी लोग करेंगे तो वो कानून व्यवस्था करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। हम उस पर वोट मांगने जा रहे हैं। हम मोदी जी के सबसे पहली चीज़, हम मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व पे चुनाव हो रहा है और उन्हीं के 10 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन उपलब्धियों पे हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सामने रखकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम करप्शन पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार ने काम कर रहा है, हम उसको लेकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को जो आज हमने और देश को जो आज हमने हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विश्व पटल पे आज हमारे देश को सामने खड़ा किया है, आज हम अगर विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़े हुए हैं, हम उसको लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। क्या बात नितिन अग्रवाल जी, क्योंकि चुनाव की बात लगातार हो रही है, आपने कहा 80 में से 80 सीटें आ रही हैं और सब कुछ सेट है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला है, जो आपने कहा वो होने वाला है। तो ये मान लें कि इस बार 400 प्लस होने वाला है देश में। निश्चित तौर पे हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। ये 2 ऐसे नारे हैं जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे जो फीडबैक आता है कि अब की एक बहुत विशाल और बड़ी जीत होने जा रही है। आपके जिले में एक समुदाय विशेष का भी वोट बैंक है और मैं बात CAA की करूंगा। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो जानकारी नहीं रखते हैं वो भी अपनी एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके उन समुदाय विशेष वोटर्स के लिए? देखिए, ये एक अजीब सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये हो रहा था पार्लियामेंट में डिबेट जब हो रही थी इसकी, आदरणीय गृह मंत्री जी इस पे बोल रहे थे जब इसको बिल को प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून हम बना रहे हैं, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो एक तो ये बहुत क्लियर मैं करना चाहता हूं, जिन लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि इस कानून से किसी की नागरिकता किसी की जाएगी नहीं। हाँ, हम उन लोगों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो हमारे लोग वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में रहती है, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जो अपने देश वापस आना चाहते हैं, शरणार्थी आज एज असाइलम में को लेकर हमारे देश में रह रहे हैं, हम उनके लिए इस कानून को लेकर आए हैं कि वो अगर अपने देश वापस लौटना चाहते हैं तो हमारा देश उन्हें स्वीकार करेगा। क्यों ना स्वीकार करे, वो हमारे लोग हैं। आज अगर वो इन देशों में माइनॉरिटी में है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, वो अपने देश वापस आना चाहते हैं और अगर हमारा देश उन्हें वापस लेकर उनको नागरिकता देने वाला कानून लेकर आया है, मुझे नहीं समझ में आता कि विपक्ष को इसमें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है। हम उनकी मदद भी करेंगे। हम इसे कानून को जब हम मैनिफेस्टो में लाए थे तो इसको हमने इसको मैनिफेस्टो में रखा था और आज मुझे खुशी है कि ये कानून बनके आज लागू हो चुका है और जो हमारे शरणार्थी हैं इन देशों से जो हमारे देश में आना चाहते हैं, हम उन्हें लेकर उन्हें अपने देश की नागरिकता देंगे। अच्छा, इस बीच क्योंकि CAA की हम बात कर रहे हैं, इस बीच ममता बनर्जी हुई है, कई ऐसे नेता सामने आए हैं विपक्ष की तरफ से जो कि विरोध कर रहे हैं कंप्लीटली और कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई उनकी विंस एंड फैंसी नहीं है कि वो कुछ भी कह देंगे, वो अपने राज्य, ये उनका राज्य उनका लिखा हुआ नहीं है, ये देश का कानून बना है। ये राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, देश की पार्लियामेंट से पास होकर ये कानून बना है। कोई भी प्रदेश, कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का ये नहीं कह सकता, उसका अधिकार नहीं है कि हम अपने प्रदेश में ये लागू नहीं होने देंगे। कोई कानून बनता है तो पूरे देश में लागू होता है। ममता बनर्जी क्या इनसिक्योर है क्योंकि पर्टिकुलर समाज वहां पर मौजूद है? वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, उनको सूट करता है ऐसे बयान देना जिससे उनका वोटर खुश हो। मेरे ख्याल से यही एक मुख्य वजह है, वो ऐसे बयान देती हैं। उन्हें भी पता है कि वो इस कानून को नहीं रोक सकती हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री और CM हमारे यूपी के, इसी
उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां ये उद्देश्य है, काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी एक नया पैंतरा निकाला है, जिसमें यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर सपा की तरफ से पीडीए की यात्रा। इस बीच इन यात्राओं को किस तरीके से बीजेपी देखती है और आकलन करती है चुनावों के मद्देनजर? अब राहुल जी, बड़ा विडंबना है कि राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और फिर उसके बाद जब न्याय यात्रा करी उन्होंने, तो उनकी यात्राओं के समय में सबसे ज्यादा कांग्रेस छोड़ने वाले उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस तो छोड़ी है। तो जब वो अपने पार्टी के नेताओं को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो क्या जोड़ने की बात करते हैं? और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी इस देश में नहीं है, ना पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में है। वो चाहे कितनी भी यात्राएं निकाल लें, कांग्रेस पार्टी मुझे कहते मुश्किल से 15-20 सीटें भी जीत ले अगर इस लोकसभा चुनाव में, तो बहुत ज्यादा होगा। हमारे भी साक्षी में बताना चाहूंगा आपको रोकते हो, हमारे बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पहुंच चुके हैं। सांसद हैं आप, पूर्व डिप्टी सीएम हैं और बहुत अहम योगदान रखते हैं यहाँ की राजनीति में और देश की राजनीति में। हम आगे चर्चा में जोड़ेंगे। नितिन अग्रवाल जी, क्योंकि बात लगातार मैं कह रहा हूं कि मूल हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए और आपने मूल को हमेशा जोड़ कर रखा। हरदोई में और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, पाइपलाइन में सरकार की योजनाएं चल रही हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं एक सरकार के एक प्रतिनिधि की तौर पे मैं कहना चाहूंगा जनता से, हरदोई के जनमानस से, और हरदोई के ही नहीं, एक बड़ी हम लोगों की सरकार में है तो हमारी जो हमारी प्राथमिकता पूरे प्रदेश के स्तर पे है, जवाबदेही पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है। जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, चल रही हैं, जनमानस से जुड़ी हुई जितनी भी और जितनी भी उनके विकास की योजनाएं हैं, हम सबकी प्राथमिकता यही रहती है कि उन योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाएं। जो योजनाओं से जिनको लाभ पहुंचाना है, जोड़ना है, हम लोग उसको उनसे जोड़ने का काम करें और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को जनता के बीच में लेके जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके पास अहम विभाग है। ट्रिलियंस की बात की जा रही है कि इकोनॉमी को ट्रिलियंस में पहुंचाएंगे, आपका विभाग कितना योगदान करने वाला है? देखिए, सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, केवल हमारा ही विभाग नहीं, हमारा विभाग भी एक भूमिका निभाएगा इसमें। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, करीब 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी जीएसडीपी की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो वो करीब 24 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, आपने देखा होगा करीब 40 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले थे। प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कुछ दिन पहले हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों का शिलान्यास किया था। तो हम लगातार, हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने विभाग की अगर मैं बात करूं तो मेरे विभाग में करीब 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे और अभी जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें करीब 11,000 करोड़ के प्रस्तावों का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, कर कमलों से हुआ है। तो हम लोग भी एक बहुत छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं और बाकी और भी सारे विभाग हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाना है प्रदेश को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल, क्योंकि मैंने लास्ट कह दिया था, लेकिन सवाल एक मन में आ जाता है हमेशा और मैं इस मंच के माध्यम से हर जिम्मेदार से पूछता हूं। मेरे कई मित्र हैं जो बीजेपी में आए, फिर अपने क्षेत्रीय दलों में लौट गए वापस, उनसे बातचीत होती है मेरी, तो कहते हैं यार वो जो क्षेत्रीय दलों में मौज जो है ना, वो भाजपा में नहीं। तो भाजपा में वो कौन सी मौज नहीं है जो क्षेत्रीय दलों में थी? अब ये आपके मित्र ही बताएंगे कि कौन सी मौज की बात कर रहे हैं वो, और राजनीति में मौज के लिए आए हैं कि जनसेवा के लिए आए हैं। तो इसका तो उत्तर मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। वो आपके मित्र बताएंगे कि वो क्या, किस एक्सपेक्टेशन के साथ भाजपा में आए थे और वो क्या सोच कर आए थे और क्या उनको नहीं मिला इसलिए वापस चले गए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन अग्रवाल जी। बेहद सूझबूझ से आपने सभी सवालों के जवाब दिया। अंत सवाल में थोड़ा सा मैं और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने बहुत शालीनता से उससे मुखर हो गए।